ये वीडियो पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल पॉलिटी में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। एक तो सिंपल आता है टर्म्स का क्वेश्चन कि ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है, ये डिफाइंड है कि नहीं है। इसके साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं पॉलिटी में जो आपको फेस वैल्यू पे देख के लगेगा, जो आपको पढ़ के लगेगा कि ये सही है, बट एक्चुअली वो गलत होते हैं। स्टेटमेंट्स दैट सीम्स टू बी करेक्ट बट विल नॉट बी। ये आपके पॉलिटी का जो होता है ना, ट्रैप होता है। इस वीडियो को मैंने लास्ट ईयर प्रिपेयर किया था। मैं इस टर्म वाले वीडियो में जिसका सेकंड हाफ रहेगा वहाँ पे इसको अटैच कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ बहुत से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो आपको पढ़ के लगेगा, जो आप नॉर्मली सुनते होगे कि ये सही होता है, बट एक्चुअली में वो गलत होता है। तो जितने भी पॉलिटी के आपके ट्रैप वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट हाफ में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। देखो 3 टाइप के टर्म्स होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन होता है और वो डिफाइन भी होता है। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो होते हैं बट डिफाइंड नहीं होते। और तीसरे जो टर्म्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं होते। फॉर एग्जांपल बजट की बात करो तो बजट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट वहीं आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट डिफाइन नहीं है। तो ऐसे कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली मेंशन नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो केशवानंद भारती केस के बाद इवॉल्व हुआ था 1973 में। और क्या क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आता है इसको सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम डिफाइन करता रहता है, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वेलफेयर स्टेट। ये सारी चीज़ आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है। दूसरा देखो जुडिशियल रिव्यू, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है। इवन दो आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो काफ़ी आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 226 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 142 हो गया। ये सारे आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करते हैं, बट जुडिशियल रिव्यू एज अ टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया। नेक्स्ट देखो फेडरेशन, ये टर्म भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। इवन तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है इन कैरेक्टर, और फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, बट आर्टिकल 1 जो है वो इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट यूज़ करता है, ना कि फेडरेशन यूज़ करता है। तो फेडरेशन कहीं भी मेंशन नहीं है, याद रखना। इसके बाद बजट। बजट आप बहुत कॉमनली सुनते हो, बट जो वर्ड बजट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। इनफैक्ट बजट जो होता है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो आर्टिकल 112 में होता है। तो बजट कहीं भी मेंशन नहीं है। इसके बाद देखो विप। विप ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही रूल ऑफ हाउस में मेंशन है। बेसिकली विप क्या है, एक कन्वेंशन है ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो याद रखना कि ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ही रूल ऑफ हाउस में है। इसके बाद देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो है बट डिफाइन नहीं है। इसको याद रखना, मेंशन है बट डिफाइन नहीं है। कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 102 फॉर पार्लियामेंट और आर्टिकल 191 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या आता है वो कोर्ट डिसाइड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट देखो ज़ीरो आर। ज़ीरो आर ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही हमारे रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है और इंडिया का इनोवेशन है। याद रखना कि ज़ीरो आर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और रूल ऑफ प्रोसीजर में भी नहीं है, बट क्वेश्चन आर जो है वो रूल ऑफ प्रोसीजर में है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। याद रखना कि ज़ीरो आर जो है वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ही रूल ऑफ प्रोसीजर में है, बट क्वेश्चन आर कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है बट रूल ऑफ प्रोसीजर में है। इसके बाद देखो पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का आप मेंशन आर्टिकल 19(2) में पढ़ोगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन तो है, बट क्या चीज़ पब्लिक ऑर्डर में आता है वो कहीं भी डिफाइन नहीं है, और एक इसका पार्ट है आर्टिकल 19(2) का पार्ट है, जिसको बेसिस बना के हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। उसी तरह पब्लिक इंटरेस्ट देखो, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी जगह मेंशन है बट कहीं भी डिफाइन नहीं है। कहाँ कहाँ मेंशन है? जैसे आर्टिकल 22(6) में, 31A क्लॉज बी में, 31A क्लॉज सी में, 263 में, 302 में। यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट मेंशन है बट डिफाइन नहीं कहीं भी। इसी तरह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट कहीं भी डिफाइन नहीं है कि क्या अमाउंट करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। कहाँ कहाँ मेंशन है? तो आर्टिकल 19 में, 21 में, 22 में, बट नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। सोशलिस्ट, सेकुलर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट डिफाइन नहीं है। कब ऐड हुआ था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था ये। और इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करता है। वहीं सेकुलरिज्म की बात करो तो ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाता है,
बट कहीं भी ये डिफाइन नहीं है, मेंशन तो है बट डिफाइन नहीं है। और इंडिया जो है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म फॉलो करता है, मतलब यहाँ सभी रिलीजन जो हैं उनको सेम स्टेटस मिलता है, सेम सपोर्ट मिलता है। इसके बाद देखो माइनॉरिटीज़, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन नहीं करता है कि कौन माइनॉरिटीज़ होते हैं। इसको कौन डिफाइन करता है, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती है। कहाँ मेंशन है, तो आर्टिकल 29 में मेंशन है, आर्टिकल 30 में मेंशन है। इसके बाद देखो अनटचेबिलिटी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट कहीं भी डिफाइन नहीं है। कहाँ पे मेंशन है, तो आर्टिकल 17 में मेंशन है। नेक्स्ट डोमिसाइल, देखो डोमिसाइल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट कहीं भी डिफाइन नहीं है। और कहाँ मेंशन है, तो आर्टिकल 5 में मेंशन है। क्योंकि डोमिसाइल का यूज़ बहुत जगह होता है फॉर वेरियस पर्पस लाइक टैक्सेशन के लिए, इलेक्शन के लिए। डोमिसाइल होता क्या है, तो परमानेंट रेसिडेंस ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट देखो मार्शल लॉ, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट डिफाइन नहीं है। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, मिलिट्री लॉ। ये कहाँ मेंशन है, तो आर्टिकल 34 में मेंशन है। इसके बाद देखो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट कहीं भी डिफाइन नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन नहीं करता कि क्या क्या चीज़ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको इम्पीच करने का ये एक रीज़न होता है। अ प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ मेंशन है, तो आर्टिकल 61 में, बट कहीं भी ये डिफाइन नहीं है। इसके बाद देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट कहीं भी डिफाइन नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन नहीं करता कि क्या अमाउंट करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कहाँ पे मेंशन है, तो आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 215 हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, क्या कंटेम्प्ट होता है, ये कहाँ डिफाइन है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में डिफाइन है, जो कि एच एन सन्याल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद एनेक्ट किया गया था। तो याद रखना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 जो है वो एच एन सन्याल कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा एनेक्ट किया गया था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये डिफाइन नहीं है कि क्या अमाउंट करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके बाद देखो शेड्यूल कास्ट, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट कहीं भी डिफाइन नहीं है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर ये पावर छोड़ता है टू स्पेसिफाई व्हाट कास्ट और ट्राइब इन ईच स्टेट एंड यूटी आर टू बी ट्रीटेड एज एससी एंड एसटी। तो जो एससी हैं और एसटी हैं उनको प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म तो मेंशन है एससी और एसटी का बट डिफाइन नहीं है। याद रखना कि ना एससी डिफाइंड है ना एसटी डिफाइंड है। इनको प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन एससी होगा कौन एसटी होगा। बट यहीं पे आप एंग्लो इंडियंस देखो तो एंग्लो इंडियंस मेंशन भी है और डिफाइन भी है। कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया एंग्लो इंडियंस को, तो आर्टिकल 366 क्लॉज 2। इसके बाद देखो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये ग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए। बट क्या मिसबिहेवियर होता है, क्या इनकैपेसिटी होती है, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है। तो ये टर्म मेंशन तो है बट डिफाइन नहीं है, इसको याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन और प्रोवाइड एनी डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। बट वहीं मिसबिहेवियर जिसके ग्राउंड पे यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है, यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी है और डिफाइंड भी है। कहाँ डिफाइंड है, तो आर्टिकल 317 क्लॉज 4 में। आर्टिकल 317 क्लॉज 4 ये बताता है कि क्या मिसबिहेवियर होता है जिसके बेसिस पे जो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी है, जो मेंबर ऑफ यूपीएससी है, उनको रिमूव किया जा सकता है बाई प्रेसिडेंट। लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ हाउस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। उसी तरह लीडर ऑफ अपोजिशन भी कहीं मेंशन नहीं है। जो लीडर ऑफ हाउस है कहाँ वो मेंशन है, मेंशन इन द रूल ऑफ लोकसभा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट रूल्स ऑफ लोकसभा में मेंशन है। और लीडर ऑफ हाउस कौन होता है, तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पावर। यूजुअली लोकसभा में पीएम होते हैं और राज्यसभा में एनी मेंबर नॉमिनेटेड बाय द पीएम। उसी तरह देखो लीडर ऑफ अपोजिशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है जिसको सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट एक्ट 1977 से एनेक्ट किया गया था। तो जो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, वो स्टैट्यूटरी पोस्ट है। इसके बाद देखो कैबिनेट, तो कैबिनेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट कहीं भी डिफाइन नहीं है। जो वर्ड कैबिनेट है वो कहाँ पे आता है, तो आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में आता है, विच स्टेट द प्रेसिडेंट शैल नॉट इशू अ प्रोक्लेमेशन अनलेस द यूनियन कैबिनेट, यहाँ कैबिनेट की बात कर रहा है, कम्युनिकेट हिम इन राइटिंग दैट सच प्रोक्लेमेशन मे बी इशूड। तो कैबिनेट जो है सिर्फ एक जगह मेंशन है, कहाँ, आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में। नेक्स्ट देखो प्राइम मिनिस्टर विल बी द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी ऑफ लोकसभा। ये जो है ना, ये कहीं मेंशन नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, सिर्फ ये एक कन्वेंशन है। उसी तरह देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट डिफाइन नहीं है। कहाँ मेंशन है, तो आर्टिकल 44 में। तो यहाँ पे कुछ मेजर टर्म्स हैं, इनमें से कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड हैं, कुछ डिफाइंड नहीं है, कुछ मेंशन और कुछ मेंशन नहीं है। इनको आप देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है।
इसके बाद चलो ये देखते हैं कि कौन से स्टेटमेंट हैं, ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो देखने में तो सही लगता है बट असली में सही वो होता नहीं है। और ये दोनों PDF आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये वाला और ये वाला। मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप इससे एक बार गो थ्रू कर लेना। Many times in prelims paper, you will get to see such statement and question which may seems right to you, but in reality they are incorrect. आप यूपीएससी को देखोगे तो कई बार कुछ स्टेटमेंट यूपीएससी ऐसे फ्रेम करता है जो ऑन द फेस ऑफ इट आपको करेक्ट लगेगा, बट इन रियलिटी वो इनकरेक्ट होता है। दीज स्टेटमेंट्स आर दी ट्रैप जिसमें जनरली आप फंस जाते हैं बिकॉज आप डीप में चीज़ों को नहीं देखे होते हैं, और ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन होती हैं कि पहली नज़र में आपको ये स्टेटमेंट सही लगेंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू ऐसे ही वेरियस स्टेटमेंट जो कि यूपीएससी फ्रेम करता है, जो आपका दिमाग बोलेगा, जो आपकी नॉलेज बोलेगी सही है, बट दे आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 13, ये 2020 का पेपर है यूपीएससी का, सेट ए है। पहला स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। पहली नज़र में आपको स्टेटमेंट सही लगेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता बेसिक स्ट्रक्चर को। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ले डाउन की थी। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर को आपको समझना है तो सबसे पहले 4 केसेस समझने होंगे आपको। द फर्स्ट वन इज शंकरी प्रसाद केस 1951, सेकंड वन इज गोलकनाथ केस, थर्ड वन इज केशवानंद भारती केस एंड द फोर्थ वन इज मिनेर्वा मिल्स केस। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 368 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, बट इन गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिवर्ट बैक कर दिया एंड दे सेड दैट कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। नाउ इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोलकनाथ केस के डिसीजन को फिर रिवर्ट बैक किया एंड दे सेड कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, बट पार्लियामेंट कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन नहीं किया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट, जब 1973 में पार्लियामेंट के पावर को कर्टेल कर दिया गया, तब 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976 में। उसमें यह बोला गया कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। बट इन मिनेर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीआइटरेट किया कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड हेंस पार्लियामेंट कैन नॉट वायलेट इट। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम टू टाइम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट इवॉल्व हुए हैं इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, लाइक सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोवर्निटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेकुलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल कैरेक्टर, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल्स 226, 227। ये आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा। सो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग जजमेंट में बताता है कि क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के। नाउ सेकंड स्टेटमेंट यहाँ देखो आप, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड। यहाँ भी कंफ्यूजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले आप ये जानो कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू चेक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर सो दैट दे कैन नॉट एक्सीड देयर अथॉरिटी, ये सिंपल जुडिशियल रिव्यू का डेफिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल से जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं है। किन किन आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है, लाइक आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया आपका, आर्टिकल 136 हो गया, आर्टिकल 142 हो गया, आर्टिकल 147 हो गया। ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ऐसे और भी आर्टिकल्स हैं जहां से सुप्रीम कोर्ट डिराइव करता है जुडिशियल रिव्यू का पावर। बट अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, तो प्रोवाइड नहीं करता है। लेट मी शो यू द ऑफिशियल की ऑफ यूपीएससी कि यूपीएससी ने इसका क्या आंसर दिया था। यू कैन सी हियर, ये 2020 का पेपर था, सेट ए था ये। क्वेश्चन नंबर 13 का डी है, नीदर वन नॉर टू। सो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। नाउ मूविंग ऑन टू अदर स्टेटमेंट्स, पहला हमने देख लिया है, दूसरा भी हमने देख लिया। थर्ड स्टेटमेंट है, फेडरल कैरेक्टर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, ये स्टेटमेंट आपको देख के लगेगा कि करेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी आपको शो किया है कि फिफ्थ देखो यहाँ पे, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी एक्सप्लिसिटली फेडरेशन का टर्म मेंशन नहीं है। इंस्टेड ऑफ फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन है।
लेट मी शो यू, ये आर्टिकल 1 है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट. So even though federal character is a part of basic structure, but instead of federation in article 1 union of state is mentioned. Indian federation की बात करें तो Indian federation Canadian model of federation पे based है, ना कि American model पे, and it is a type of holding together federalism, ना कि coming together federalism. Hence आप एक statement याद रखना कि Indian federation is undestructible union of destructible state. Now see the next statement. The expenditure and salaries incurred by Election Commission of India is charged on the consolidated fund of India. इसको लॉजिकली सोचोगे तो आपको ये करेक्ट लगेगा, बट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ना ही एक्सपेंडिचर और ना ही सैलरी CFI पे चार्ज होता है. कोई भी सैलरी या एक्सपेंसेस चार्ज ऑन CFI रहेगा, दैट मीन्स बजट के टाइम पे उस पर वोटिंग नहीं होगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए. दैट इज वाई जब हम बोलते हैं कि 4 कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, UPSC, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और कैग, इन चारों में से सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही एक ऐसी बॉडी है जिसका एक्सपेंडिचर CFI पे चार्ज नहीं होता. इसके अलावा जो बाकी बॉडीज़ हैं उनके एक्सपेंडिचर, उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस CFI पे चार्ज होते हैं. और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा लिमिटेशंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस पे. लेट मी शो यू. यहाँ पे आप देखो, ये आर्टिकल 148 है, ये कैग का आर्टिकल है. यू कैन सी क्लॉज 6, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग charged upon consolidated fund of India. This is article 322 for public service commission, UPSC के लिए भी, state PCS के लिए भी. UPSC का including salaries, allowances, pension charged on CFI और state का charged on consolidated fund of state. This is article 112. यहाँ पे आप clause 3 देखो, the following expenditure shall be expenditure charged on consolidated fund of India. इनमें आप D देखो, salaries, allowances and pension payable to जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये चार्ज है CFI पे. पेंशन पेबल टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो जो पेंशन है वो CFI पे चार्ज होता है, बट जो सैलरीज होती है हाई कोर्ट के जजेस की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज रहता है. एंड हियर यू कैन सी सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू कैग. ये सारी चीज़ें जो हैं वो चार्ज ऑन CFI हैं, दैट मीन्स किस पे वोटिंग नहीं होगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि जनरली आपको लग सकता है कि जब UPSC का, कैग का, सुप्रीम कोर्ट का चार्ज होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इतनी सुप्रीम बॉडी है उसका भी चार्ज होता होगा, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट. सी द सेकंड स्टेटमेंट अबाउट जुडिशियल रिव्यू. आई वांट यू टू कमेंट वेदर सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू मनी बिल और नॉट. आपने शायद पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट ने आधार एक्ट को एज अ मनी बिल पास कर दिया है. सो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज़ का आंसर देना, क्या सुप्रीम कोर्ट मनी बिल को रिव्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता है. Now coming to statement 5th, the term of office of Chief Election Commissioner or an Election Commissioner is mentioned in the Constitution and is 6 year or age of 65 year which is earlier. इस statement का second part that is 6 year और 65 year ये correct है, but terms of office of Chief Election Commission Constitution में mention नहीं है. Let me show you. See, this is article 324 regarding Election Commission. इसमें आप clause 5th देखो, subject to provision of any law made by the parliament, the condition of service and tenure of office of election commissioner and the regional commissioner shall be such as president may by rule determine. तो यहाँ पहला लाइन देखो, subject to the provision of any law made by the parliament. In this context, parliament has enacted one law. You can see here the election commission condition of service of election commissioner and transaction of business act 1991. इसी के अंदर you will find term of office. Here you can see term of office. The chief election commissioner or an election commissioner shall hold office for the term of 6 years from the date on which he assumed his office, provided that where the chief election commissioner or an election commissioner attain the age of 65 year before the expiry of said terms of 6 year. So term of office आपका इस एक्ट में मेंशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. जनरली आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया रहता है, बट वहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं रहता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या फिर एक्ट में मेंशन है. सो जब ये स्टेटमेंट हमको एग्जाम में मिलता है या फिर मॉक में मिलता है, वी माइट थिंक ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बट इट इज मेंशन इन द एक्ट. नाउ स्टेटमेंट 6, इलेक्शन कमिश्नर आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ये देखो स्टेटमेंट आपका गलत है, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तब करेक्ट होता है स्टेटमेंट, बट इलेक्शन कमिश्नर्स को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है. लेट मी शो यू, हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप आगे पढ़ो. Provided that chief election commissioner shall not remove from the office except in the manner and on the like ground as the judge of Supreme Court.
तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी ग्राउंड पे हटाया जा सकता है जिस ग्राउंड पे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता है। डेट इज वाई यहाँ पे इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइडेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट आप इलेक्शन कमिश्नर की बात करो तो यहाँ देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और अ रीजनल कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के बगैर इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं रिमूव किया जा सकता है। बट अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड सो दे कैन बी रिमूव्ड। इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइडेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं है। और यूपीएससी जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है, एंड दीज आर द ट्रैप वी जनरली फॉल इनटू। नाउ स्टेटमेंट 7 देखो आप, द टर्म बजट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 112। इतने बार आप बजट का नाम सुनते हो, चाहे आप न्यूज में देखो, न्यूज़पेपर में देखो या फिर मैगजीन में देखो, और इसीलिए वी माइट गेट अ फॉल्स आइडिया कि बजट मेंशन है आर्टिकल 112 में। बट इंस्टेड ऑफ बजट आर्टिकल 112 में यू कैन सी हियर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। बजट का नाम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is mentioned in the constitution but cabinet is not mentioned. This statement is also wrong क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आर्टिकल 74 और 75 से डिफाइन किया गया है, वहीं कैबिनेट हमारा आर्टिकल 352 में मेंशन है। लेट मी शो यू, हियर यू कैन सी आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, एंड इन आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। हैव अ लुक एट क्लॉज 3, द प्रेसिडेंट शेल नॉट इशू अ प्रोक्लेमेशन अनलेस द डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट। यहाँ पे कैबिनेट को डिफाइन किया गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक अंडर आर्टिकल 75। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड द टर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन आर्टिकल 74 एंड 75, बट कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज और कॉम्पोजिशन नहीं दिया गया है। द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिटरमाइंड बाय द पीएम। वहीं कैबिनेट की बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट टर्म मेंशन नहीं था, बट आफ्टर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैबिनेट वर्ड को मेंशन किया गया है टू प्रोवाइड सेफगार्ड, ताकि पीएम जो है वो खुद के विंग्स एंड फेंसेस पे इमरजेंसी प्रोक्लेम ना कर सकें। नाउ सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 267। अगर आपने आर्टिकल 267 को बहुत ही रफली पढ़ा होगा देन यू माइट थिंक कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट एक्चुअली दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लेट मी शो यू, सी दिस इज आर्टिकल 267। यहाँ पहला क्लॉज देखो आप, पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली बोला है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू क्रिएट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और इसीलिए पार्लियामेंट ने कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 को एनेक्ट किया था। आर्टिकल 267 में कंटिजेंसी फंड का मेंशन है, वहीं आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मेंशन है और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का। कंटिजेंसी फंड की बात करें तो इट इज एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट और इट इज हैंडल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द मनी बिल कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। द प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट द मनी बिल बट ही कैन नॉट सेंड द मनी बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन, और ये चीज आपका आर्टिकल 111 में मेंशन है। यू कैन सी हियर, या आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, व्हेन अ मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ही मे आइदर गिव हिज एसेंट और विथहोल्ड हिज एसेंट बट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल। यहाँ पे आप देखो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच का डिफरेंस। Ordinary bill can be rejected, approved or returned for reconsideration by the president, but in case of money bill, it can be rejected or approved, but cannot be returned for reconsideration by the president. So इस पॉइंट को आप याद रखना, जनरली प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि मनी बिल उनके प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। यू कैन सी हियर, प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट टू द मनी बिल एज इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विथ हिज प्रायर परमिशन। सो वो रिजेक्ट नहीं करेंगे बट ही कैन रिजेक्ट, उनके पास पावर होती है बट वो रिटर्न बैक नहीं कर सकते हैं। Now the next statement, the constitution provide the procedure for selection and appointment of PM. This statement is also wrong because constitution में कोई भी procedure mention नहीं है for selection and appointment of PM. Article 75 सिर्फ ये बोलता है कि the prime minister shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of PM. हेंस कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम को सिलेक्ट करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि जो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी है उनको ही पीएम अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट देयर आर सम केसेस वेयर प्रेसिडेंट मे एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लाइक व्हेन देयर इज हंग असेंबली, जहां पे किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है। At that time, President usually appoint leader of largest party or coalition as a prime minister and later ask him to seek vote of confidence.
नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टर्म ऑफ पीएम इज 5 ईयर एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम का कोई टर्म मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना मेंशन है कि ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यू कैन सी हियर द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट कभी भी उनको निकाल देंगे। ही विल रिमेन इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर। ये 6 ईयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। ये आपका आरपीए एक्ट 1951 में दिया गया है। यूपीएससी के लिए आरपीए 1950 और 1951 बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो एक्सप्लिसिटली मेंशन भी है और प्रीलिम्स से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इन दोनों को प्रिपेयर कर लेना और इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरीज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड एनी सैलरी फॉर वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी। वाइस प्रेसिडेंट जो भी सैलरी ड्रॉ करते हैं वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, सिर्फ प्रेसिडेंट होगा। एक पॉइंट आप याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा हैज टू हैव एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। देखो ये आपको सही लगेगा स्टेटमेंट, क्योंकि कई बॉडीज ऐसी हैं जिसको अपॉइंट करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लोकपाल में था, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन लोकपाल अपॉइंट नहीं हुए थे। तो आपको लग सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है, बट ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये आपका डायरेक्शन 121 क्लॉज 1 ऑफ स्पीकर में मेंशन है। और ये 10% का रूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि यू मे नो कि जो कोरम है वो 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है और कोरम आर्टिकल 100 में मेंशन है। तो इसको आप याद रखना कि कोरम मेंशन है बट लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 10% रूल मेंशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो आप, द ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में मेंशन है। लेट मी शो यू, यू कैन सी हियर द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। इस एक्ट में लीडर ऑफ अपोजिशन मेंशन है, इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, the term of office of attorney general is fixed by the constitution. This statement is also wrong. Let me show you the article. आर्टिकल 76 में आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मेंशन मिलेगा। यहाँ पे क्लॉज 4 देखो आप, द अटॉर्नी जनरल शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की जो सैलरी है वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड और उनका टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो भी डिपेंड अपॉन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो कोई टर्म मेंशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड द सॉलिसिटर जनरल इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल का तो मैंने आपको दिखा दिया है, बट सॉलिसिटर जनरल का जो ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट नहीं करता है। दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी प्रीवियसली, तो आप ऐसे स्टेटमेंट को ध्यान रखना। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। इफ यू सी दिस स्टेटमेंट यू माइट थिंक ये करेक्ट है, बट इफ यू लुक क्लोजली यहाँ पे सीएम नहीं होगा, यहाँ पे पीएम होगा और यहाँ पे गवर्नर नहीं होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा। सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर ये रूल लागू होता है और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू लाया गया था। लेट मी शो यू द आर्टिकल। यहाँ पे आप आर्टिकल 74 देखो, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस provided that president may require the council of minister to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act, you see, shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. But if you look the article 163, there shall be council of minister with the chief minister at the head to aid and advise governor in the exercise of his function. यहाँ तक तो आपका सेम है, यहाँ से यहाँ तक, but after that except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them in his discretion. यहाँ पे constitution has provided some discretion to the governor, but for president there are some situational discretion but not as absolute as governor. So these are some of the statement which you might think कि सही होता है, but in exam it will trick you अगर आप between the lines नहीं पढ़ोगे। I'll upload this PDF on my Telegram channel और जब भी आप पॉलिटी पढ़ो तो try to read it with bare act. That is why यहाँ पे मैंने आपको हर चीज़ आर्टिकल के थ्रू समझाया है ताकि सिर्फ आपको आर्टिकल ना पता चले। आर्टिकल में जो वर्ड्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसीलिए कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को पढ़ना तो सिर्फ शैलो तरीके से मत पढ़ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट